Good evening, everyone. गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने इंडेक्सिंग टेक्निक की कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी। आज उससे आगे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। इंडेक्सिंग टेक्निक का जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है, तो शायद एक लेक्चर में इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था। शायद 2-3 लेक्चर और लगेंगे हमें, क्योंकि उसमें अभी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है, ठीक है, मॉडर्न इंडेक्सिंग है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग है, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो आज हम जब जहाँ पे लास्ट हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने केसर्स इंडेक्सिंग सिस्टम और चेन इंडेक्सिंग रंगानाथन का, ठीक है, ये दोनों हमने पढ़े थे। कटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो उससे आगे हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बुक शेयर कर रहा हूँ। कटर्स कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया था, केसर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, चेन इंडेक्सिंग पढ़ लिया था। ठीक है। अब प्री कोऑर्डिनेट में हमारे पास रेसिस एंड पॉप्सी, ये दो बाकी है। तो देखते हैं अगर आज की क्लास में दोनों हम कवर कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। विल ट्राई टू कवर बोथ इन टुडेज क्लास। चेन इंडेक्सिंग में और केसर सिस्टम, इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? चेन इंडेक्सिंग क्लियर हो गया ना? चेन इंडेक्सिंग और केसर जो सिस्टम, केसर सिस्टम में तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी है। ठीक है। और चेन इंडेक्सिंग भी इजी है, केवल आपको उसमें क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड होता है और जो लिंक्स हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, मिसिंग लिंक, ठीक है, फॉल्स लिंक, वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एंट्रीज बनानी होती है। प्री प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का जो नई नेक्स्ट टेक्निक है वो है प्रीसीज, जिसका फुल फॉर्म है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है। प्रीसीज इज जनरली कंसिडर्ड एज मोस्ट ambitious late 20th century attempt to create an indexing system from scratch। ठीक है। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें लेट 20th सेंचुरी की स्कीम थी। ठीक है। 20th सेंचुरी के एंड में आके लगभग ये स्कीम बनी थी, और ये एक इसकी ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर पूरी इंडेक्सिंग को स्क्रैच से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। A major breakthrough in the field of subject indexing was achieved by Classification Research Group, लंदन। ठीक है। लंदन में एक क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप नाम का एक ग्रुप वर्क कर रहा था जो क्लासिफिकेशन के ऊपर रिसर्च करता था। एंड डेरेक ऑस्टिन come out with a new method of subject indexing called preserved context indexing system in early 1970s for British National Bibliography। ठीक है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी में डेरेक ऑस्टिन और क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर एक नई इंडेक्सिंग तकनीक का इजाद किया जिसे कहा जाता था प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, प्रीसीज। अच्छा, अब ये कोई मुझे बता सकता है कि इससे पहले ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन सी इंडेक्सिंग टेक्निक यूज करता था? हमने डिस्कस किया है, अगर किसी को याद हो तो। एनीवन याद है किसी को? मैंने यह स्पेशली कहा भी था ये। प्रीसीज से पहले प्रीसीज, यस, चेन, करेक्ट, चेन इंडेक्सिंग, करेक्ट। ठीक है। तो प्रीसीज से पहले चेन इंडेक्सिंग वहां पे यूज होती थी। गुड। ठीक है। जिसको भी याद है, वेरी गुड। When BNB started 1950, in 1950 it used chain indexing system for about 20 years। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। ओके।
However, it was not for various reason ideal for a computerized system. ठीक है, 20 साल तक उन्होंने चेन इंडेक्सिंग को यूज किया, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए जो चेन इंडेक्सिंग था वो आइडियल स्कीम नहीं थी. ठीक है, एंड इन 1971 व्हेन बीएनबी had developed mark system in United Kingdom was also engaged in using computer for production of BNB itself. Chain indexing was replaced by traces. ठीक है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए ये उपयुक्त नहीं थी चेन इंडेक्सिंग, और इसके लिए उन्होंने कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, और उन्होंने डेरेक ऑस्टिन ने और सीआरजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, दोनों ने मिलकर एक नई टेक्निक बनाई जिसे प्रिसिस कहा जाता है, और जिसने चेन इंडेक्सिंग को रिप्लेस कर दिया. अब प्रिसिस है क्या? ठीक है, प्रिसिस इज अ सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग in which initial string of terms organized according to scheme of role operators, ठीक है, is a computer manipulated in such a way that each short term in the string function as the approach term while preserving the full context of the document. ठीक है, तो इस ये जो प्रीसिस थी वो एक कंप्यूटराइज स्कीम थी. ठीक है, कंप्यूटर के जरिए उसको यूज किया जाता था, और उसमें रोल ऑपरेटर का यूज किया जाता था. ठीक है, और रोल ऑपरेटर को कंप्यूटर के जरिए इस तरह से यूज किया जाता था कि इसके अंदर जितने भी शॉर्ट टर्म्स होते थे, ठीक है, उसे अप्रोच टर्म की तरह यूज कर लेता था कंप्यूटर. ठीक है, और उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बना के रखता था, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कर देता था. ठीक है, entries are restructured at every step in such a way that the user can determine from the format of entry which terms set the approach term into its context and which terms are context depending on the approach term. ठीक है, तो यानी एंट्री इस तरह से बनाई जाती थी कि यूजर को ये पता चल जाता था उस एंट्री में कि इसमें अप्रोच टर्म कौन सा है और कॉन्टेक्स्ट कौन सा है. ठीक है, यस. रोल ऑपरेटर्स मतलब कुछ ना कुछ नोटेशंस होते थे, ये सिंबल्स होते थे. ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. रोल ऑपरेटर्स मतलब सिंबल्स होते थे. उन सिंबल्स का मतलब उन नोटेशंस का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था. उनका मीनिंग क्या होता था वो अभी हम पढ़ेंगे. जैसे मैथमेटिकल सिंबल होते हैं ना, ग्रेटर टू, लेसर देन, ठीक है, वन का मीनिंग ये, टू का मीनिंग ये, तो वैसे ये सारे रोल ऑपरेटर की तरह वर्क करते थे नोटेशंस. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीसिज. The computer, not the indexer, should produce all the entries. ठीक है, अब कंप्यूटराइज स्कीम ये थी, इसलिए इसके अंदर जो एंट्रीज थी वो प्रोड्यूस कौन करता था? कंप्यूटर करता था. वहां पे इंडेक्सर प्रोड्यूस नहीं करता था. The indexer's responsibility is to prepare the input string and to give necessary instruction to computers to generate index entries according to definite format. ठीक है, कंप्यूटर इंडेक्सर क्या करता था? वहां पे केवल जो टर्मिनोलॉजीज है, जो स्ट्रिंग्स हैं, वो उसको वो प्रिपेयर करता था. उसके साथ साथ कंप्यूटर को वो जो भी प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में भी ये बना हुआ था, उस प्रोग्राम को रन करता था. उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो उसको देता था, ताकि कंप्यूटर उस उन स्ट्रिंग्स के जरिए या उन इनपुट के जरिए आउटपुट क्रिएट कर सके. ईच ऑफ द शॉर्ट टर्म शुड फाइंड इंडेक्स एंट्री एंड ईच एंट्री शुड एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट कॉन्टेक्स्ट फुल फॉर्मेट फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट टर्म्स होते थे, ठीक है, जैसे अब क्योंकि आपको पता है कि ये बीएनबी क्या करता था, पहले चेन इंडेक्सिंग यूज करता था. अब उन्होंने चेन इंडेक्सिंग के बाद प्रीसिज को बनाया, लेकिन चेन इंडेक्सिंग का असर उन पर रहेगा ही, तो उन्होंने उन चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश की. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जितने भी शॉर्ट टर्म थे उन शॉर्ट टर्म जितने सभी शॉर्ट टर्म पे क्या बनता था? इंडेक्स एंट्री बनती थी. ठीक है, और हर एंट्री क्या करती थी? उस
शॉर्ट टर्म के साथ कॉन्टेक्स्ट को ऐड करती थी, ठीक है। लेकिन चेन इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं होता था, वहां पे एक ही एंट्री ऐसी होती थी जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताती थी, और वो एंट्री कौन सी होती थी? सब्जेक्ट रेफरेंस एंट्री, ठीक है। जो रेफरेंस स्पेसिफिक एंट्री, सॉरी, रेफरेंस स्पेसिफिक एंट्री होती थी चेन इंडेक्सिंग में, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताती थी। उसके अलावा जो दूसरी एंट्रीज थी वो सब्जेक्ट रेफरेंस एंट्री थी, वो कम होती जाती थी, ठीक है। वो ब्रॉडर टू नैरोर होती जाती थी, और वहां पे पूरा कॉन्टेक्स्ट हर डॉक्यूमेंट में पता नहीं चलता था। सो अनलाइक द चेन प्रोसीजर वेयर ओनली वन एंट्री इज स्पेसिफिक, यानी वहां पे केवल एक एंट्री स्पेसिफिक होती थी, that is fully co-extensive with the subject of the document, and other cross reference describing only one aspect of the thought content of the document, ठीक है। जो दूसरी एंट्रीज होती थी वो उसका केवल एक ही पार्ट बताती थी, जबकि स्पेसिफिक एंट्री जो होती थी वही पूरा कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का बताती थी। ईच ऑफ द एंट्री शुड बी एक्सप्रेसिव, ठीक है। जितनी भी एंट्री होगी वो सारी एंट्री एक्सप्रेसिव होगी। द सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ लॉजिकल रूल टू मेक इट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो पूरा जो सिस्टम बनाया था वहां पे सिंगल सेट ऑफ लॉजिकल रूल था ना, जो लॉजिकल रूल्स थे वो डेफिनेट थे, ताकि ये जो रूल्स हैं वो कंप्यूटर में कॉन्स्टेंटली वर्क कर सके, ठीक है। और उससे जो जनरेटेड एंट्रीज होगी वो क्या होगी? कंसिस्टेंसी होगी उसमें। Then the system should be based on the concept of open-ended vocabulary, which means that terms can be admitted into the index at any time as soon as they have been encountered in the literature, ठीक है। तो इसके अंदर की जो वोकेबलरी हो थी वो वोकेबलरी कैसी थी? वो ओपन एंडेड वोकेबलरी थी। तो वहां पे कोई भी नया टर्म आ रहा है, ठीक है, नए सब्जेक्ट, नया कोई टर्म अस्तित्व में आया तो उसकी तुरंत उसके अंदर उसे ऐड किया जा सकता था, ठीक है। ऐसा क्लोज एंडेड नहीं थी कि आप इसके बाद कोई नया टर्म ऐड नहीं कर सकते, कोई भी नया टर्म आया तो आप उसमें उसे ऐड कर सकते थे। The system must have sufficient reference between semantically related terms, ठीक है। जो रिलेटेड टर्म्स थे, सेमेंटिकली रिलेटेड टर्म्स थे, उनके बीच में क्या थी? रेफरेंसेस क्रिएट होती थी। देन इसके फीचर्स क्या क्या थे? it is more amenable to automatic manipulation than indexing based on notational classification, ठीक है। ये वाली जो इंडेक्सिंग सिस्टम था वो क्लासिफिकेशन स्कीम से ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के लिए यानी ज़्यादा उपयुक्त था। द परम्यूटेटेड एंट्री रीड नेचुरली विच इज अचीव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ रोल ऑपरेटर, ठीक है। कुछ एंट्रीज जो होती थी वो नेचुरली जिस तरह से हम नेचुरल लैंग्वेज में रीडिंग करते हैं वैसे ही उसको रीड किया जाता था, और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता था? उसे रोल ऑपरेटर के जरिए एक्सप्लेन किया जाता था। द टर्म्स आर लिंक्ड इन मशीन हेल्ड thesaurus, thereby providing possible C and C also reference, ठीक है। अब ये मशीन एक जो थीसरस था ये मशीन रीडेबल या मशीन हेल्ड थीसरस था, जो उसकी मदद से ये इसमें सी एंड सी ऑल्सो एंट्री भी प्रोवाइड की जाती थी। प्रेसिस कैन बी एडेप्टेड टू अदर लैंग्वेज, अब जो ये स्कीम थी वो किसी भी लैंग्वेज में एडाप्ट की जा सकती थी। The indexer determines the meaning of the term codes and role and identifies lead terms, whereas the computer take care of the permutations, ठीक है। इंडेक्सर क्या करता था? वो लीड टर्म को चूज करता था, ठीक है, और उनके कोड को भी वो असाइन करता था, जबकि उन टर्म से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो काम कौन करता था? वो कंप्यूटर करता था। इट्स सब्जेक्ट फॉर्मुलेशन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चेन इंडेक्सिंग था वो क्लासिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, ये जो था वो क्लासिफिकेशन से इंडिपेंडेंट था। देयरफॉर एक्सक्लूसिवली गियर्ड टू नो क्लासिफिकेशन नंबर असाइंड इन द मार्क रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसका जो
क्लासिफिकेशन नंबर है उससे कोई रिलेशन उसका नहीं था। यानी अगर कोई ऐसा मार्क रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड था जिसके अंदर क्लासिफिकेशन नंबर भी नहीं है तो भी ये वर्क कर लेता था। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इज प्रिजर्व्ड, इट प्रेजेंट द फुल सब्जेक्ट स्टेटमेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इंडेक्सिंग entry by gradual inversion of the concept string, thus overcoming the problem of disappearing chain। ठीक है। चेन इंडेक्सिंग में जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वहां पे एक एक टर्म डिसअपियर हो जाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे क्या था, कॉन्टेक्स्ट इज प्रिजर्व, यानी डॉक्यूमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट था वो हर एंट्री में प्रिजर्व होता था। ठीक है। तो यानी जो मिसिंग टर्म या जो डिसअपियरिंग टर्म की जो प्रॉब्लम थी चेन इंडेक्सिंग की, वो यहाँ पे नहीं थी। ये प्रीसीज जो था वो दो प्रिंसिपल पे काम करता था। टू प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन प्रीसीज। ठीक है। फर्स्ट जो था वो था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। ठीक है। अब इसका नाम ही प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इन इंडेक्सिंग है। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जो था हर एंट्री में प्रिजर्व किया जाता था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका यही था कि context dependency, the context dependency principle may be seen as combination of context and dependency. When this principle is followed in a precise input string, each term is qualified and set the next term into wider context. In other words, meaning of each term in the string depend upon the meaning of its preceding term, and taken together they all represent the single context. Each term is hence independent, directly or indirectly, on the other terms which preceded it। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी टर्म्स थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे और अलग अलग इंट्रीज में अलग अलग टर्म्स को लीड टर्म बना दिया जाता था। लीड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो अप्रोच टर्म भी होता था। ठीक है। और वो फिर दूसरे जो टर्म्स थे उसके कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टर्म थे, ठीक है, वो सारे टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है। सेकेंड जो प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप। when the terms are organized according to the principle of context dependency, they form one to one related sequence, each of the term in the string related to its next term। ठीक है। जितने भी अब क्योंकि डिपेंडेंसी है दूसरे टर्म्स के साथ, तो हर टर्म की दूसरे टर्म के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप क्रिएट होती थी इसमें। Syntax and semantics, the syntax of precis is based on the role operators। ठीक है। codes and logical rules which acts as instruction to computer। the semantics of precis is handled by linking the terms in machine held thesaurus, thereby providing possible C and C also references। ठीक है। जो ग्रामर जो थी वो रोल ऑपरेटर के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है। इसमें रोल ऑपरेटर्स होते थे, कोड्स होते थे, रूल्स होते थे। ठीक है। और जो सिनोनियम्स और होमोनियम्स टाइप के जो टर्म्स होते थे, जो प्रीफर टर्म्स और ये सब होते थे, इसको सी एंड सी ऑल्सो एंट्री के जरिए मैनेज किया जाता था। और ये मैनेज कैसे होता था, एक उसके अंदर ही मशीन हेल्ड थिसरस होता था और उसके थ्रू इसे सी एंड सी ऑल्सो एंट्री प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है। देन रोल ऑपरेटर्स। अब रोल ऑपरेटर्स क्या होते थे, रोल ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक नोटेशन which specifies the grammatical role of the function of the index term and regulates the order of the term in the input string। ठीक है। तो ये अल्फा और अल्फाबेट्स और नंबर्स, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था वो, और वो एक नोटेशन बनाता था। ठीक है। और वो क्या करता था, ग्रामेटिकल रोल प्ले करता था। ठीक है। और किसी भी टर्म्स की जो ऑर्डर है उसको ये डिसाइड करता था रोल ऑपरेटर के थ्रू। रोल ऑपरेटर एंड देयर एसोसिएट रूल्स also serve as the computer instruction for determining the
format, typography and punctuation associated with each index entry. ठीक है, तो जो रोल ऑपरेटर्स थे वो उसका फॉर्मेट तय करते थे, उसकी टाइपोग्राफी यानी किस तरह से वो टाइप किया गया है, ठीक है, किस तरह से लिखा जाना है, ठीक है, और उसके पंक्चुएशंस कौन से होंगे, ये सारे रोल ऑपरेटर तय करते थे. देर आर टू काइंड ऑफ रोल ऑपरेटर्स. फर्स्ट प्राइमरी ऑपरेटर्स एंड second is secondary operator. Primary operator control the sequence of the terms in input string and determine the format of index entry. ठीक है, प्राइमरी ऑपरेटर्स क्या करते थे, जो इनपुट स्ट्रिंग्स थी उसके जो टर्म्स थे उसकी सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करते थे. एंड जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स थे, as any of the secondary operator is always to be preceded by the primary operator to which it relates. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्राइमरी ऑपरेटर्स होते थे उसके बाद यानी उससे वो पहले होते थे सेकेंडरी ऑपरेटर्स. ठीक है, वो हमेशा उसको प्रीसीड करते थे प्राइमरी ऑपरेटर्स को. देन कोड्स, इसके बाद इसमें होते थे कोड्स. यूज ऑफ कोड्स इन स्ट्रिंग्स bring expressiveness in the resulting index entry. Three type of codes are there: primary, secondary and typographic codes. ठीक है, तो यानी जो जो इंडेक्स एंट्रीज जो बनती थी, ठीक है, वो कोड्स के जरिए बनती थी. और कोड्स के जरिए जो इंडेक्स एंट्री बनती थी वो क्या लाती थी, उनकी मीनिंग को क्लियर करती, एक्सप्रेसिवनेस उन एंट्रीज में लाती थी. ठीक है, वो पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट उसका क्लियर कर देती थी. और जो कोड्स थे वो तीन तरह के थे: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टाइपोग्राफिक कोड्स. देन इनपुट स्ट्रिंग, a set of term arranged according to the role operator which act as instruction to the computer for generating index entry. कोई भी बुक आपने ली, उस बुक के जितने भी रिलेटेड टर्म्स थे, सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट्स को आप क्या कंप्यूटर में एंट्रीज करते थे. ठीक है, और वो सारे जो टर्म्स थे वो क्या कहे जाते थे, वो इनपुट स्ट्रिंग कही जाती थी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी ऑपरेटर्स, जो प्राइमरी ऑपरेटर्स थे वो कौन कौन से थे. एनवायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट, दैट इज जीरो, और जीरो का मतलब था लोकेशन. ठीक है, अब कोर कॉन्सेप्ट जो मेन टर्म था वो था की सिस्टम. ठीक है, वन, उसके लिए वन नोटेशन रखा गया था. ठीक है, थिंग्स व्हेन एक्शन नॉट प्रेजेंट. ठीक है, थिंग्स टूवर्ड्स विच an action is directed, object of transition action, performer or of transitive action. ठीक है, ये यानी मेन टर्म था जो कोर कॉन्सेप्ट था. उसके बाद उस कोर कॉन्सेप्ट पे क्या एक्शन हो रही थी. ठीक है, अगर कोई एक्शन उसके ऊपर हो रही थी तो वो एक्शन जिसके लिए टू था. ठीक है, रोल ऑपरेटर क्या था यहाँ पे, टू, और फिर रोल ऑपरेटर नंबर था थ्री, परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन. ठीक है, अब वो जो एक्शन की जा रही थी वो कैसे की जा रही थी, उस एक्शन को कौन कर रहा था, वो किस चीज पे हो रही थी. ठीक है, ये सारे उसके क्या थे, परफॉर्मर थे. देन एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट कहीं कहीं हो सकते थे. ठीक है, जहाँ पे फोर था व्यू पॉइंट एज फॉर्म. ठीक है, किसके व्यू पॉइंट से आप देख रहे हैं. ठीक है, फिफ्थ था सिलेक्टेड इंस्टेंसेस. ठीक है, कोई अगर एग्जाम्पल उसमें था तो वो एग्जाम्पल किस तरह का था, स्टडी का रीजन क्या है, स्टडी का एग्जाम्पल क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट में आती थी. देन अगर उसका कोई फॉर्म था डॉक्यूमेंट का तो वो भी एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट में आता था. अगर कोई टारगेट यूजर थे तो वो भी एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट में आते थे. तो और ये सारे किस 1 to 6, जिसमें ये 1 to 6 जो थे वो क्या थे, ये सारे प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स थे. उसके बाद जो थे वो सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स. अब सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स में फर्स्ट था कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. ठीक है, और उसमें एफ था बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, और जी था स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो उसके जो कॉन्सेप्ट एक जैसे थे. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में यहाँ पे कोड्स दिए गए थे एफ एंड जी.
देन डिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते थे जो डिपेंडेंट होते थे दूसरे एलिमेंट्स पे, ठीक है, तो उस तरह के एलिमेंट्स के लिए भी रोल ऑपरेटर बनाए गए थे। पी था फॉर पार्ट और प्रॉपर्टीज, ठीक है, और क्यू था क्वासी जेनरिक ग्रुप का जो अगर कोई मेंबर है, ठीक है, उसके लिए क्यू था, और आर था असेंबली के लिए। देन एक और उसमें ग्रुप बनाया गया था स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन, उसमें एस था रोल डिफाइनर या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, टी था ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन, और यू था टू वे इंटरेक्शन, ठीक है। तो यानी इतने कितने रोल ऑपरेटर थे ये, प्राइमरी में 6 थे और सेकेंडरी में 8, इतने ये रोल ऑपरेटर्स। और कोड्स किस तरह से काम करते थे, यहाँ पे दो तरह से कोड, प्राइमरी कोड जो थे वो दो तरह से काम करते थे, थीम इंटरलिंक एंड टर्म कोड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर एक्स एक कोड था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम, ठीक है। फिर डॉलर वाई था सेकेंड कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम, ठीक है। जेड था, डॉलर जेड था कॉमन कॉन्सेप्ट्स के लिए, डॉलर ए था कॉमन नाउन के लिए, डॉलर सी था प्रॉपर नेम के लिए, और डॉलर डी था प्लेस नेम के लिए, ठीक है। टर्म कोड में क्या क्या थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और प्लेस नेम, ये सारे टर्म कोड थे। और जो इंटरलिंक थीम थी वो वहां पे कौन कौन से थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट टर्म, सेकंड कोऑर्डिनेट टर्म और कॉमन कॉन्सेप्ट, ये कौन से थे कोड्स, ये प्राइमरी कोड्स थे। देन सेकेंडरी, अब ये इतना आप याद नहीं रख सकते, ये केवल समझने के लिए, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में लिखना है, आप केवल इसको समझिए, जितना आप अगर याद रख सके उतना आप लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। देन सेकेंडरी जो कोड्स थे वो क्या थे, डिफरेंस शो करते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रीसीडिंग डिफरेंसेस 3 कैरेक्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड 3 कैरेक्टर का होता था, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड जो कैरेक्टर जो थे, यानी $0, $1, $2, $3, ठीक है, ये क्या करते थे, ये नॉन लीड स्पेस जनरेटिंग। $1 था वो था नॉन लीड क्लोजअप, ठीक है, ये ऐसे थे कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता था, नॉन यानी लीडिंग डॉक्यूमेंट, लीडिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं थे या लीडिंग टर्म्स भी नहीं थे वो, ठीक है। और $2 जो था वो था लीड टर्म था, स्पेस जनरेटिंग, और जो $3 था वो भी लीड था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 नॉन लीड के लिए थे और 2 लीडिंग डॉक्यूमेंट के लिए थे, लीडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए थे, ठीक है। और थर्ड जो कैरेक्टर था नंबर इन द रेंज, और ये 1 to 9 इंडिकेटिंग लेवल ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ये जितने भी लेवल ऑफ डिफरेंस को 1 to 9 से शो किया जाता था इसमें थर्ड स्ट्रिंग में। देन जहाँ पे डेट को एक डिफरेंस की तरह अगर लिया जाता था वहाँ पे $D को यूज किया जाता था, ठीक है। और पैरेंथेटिकल डिफरेंसेस, उसमें एक लीड नॉन लीड पैरेंथेटिकल डिफरेंस होता था और एक लीड पैरेंथेटिकल डिफरेंस होता था। देन कनेक्शन में एक डाउनवर्ड कनेक्शन और अपवर्ड कनेक्शन, ठीक है। देन टाइपोग्राफिक कोड्स, इसमें एक नॉन फिलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रेसिडेड बाय कॉमा, ठीक है। डॉलर दूसरा जो था वो फिलिंग पार्ट इन इटैलिक्स प्रेसिडेड बाय कॉमा, यानी उससे पहले कॉमा होता था, ठीक है। फिलिंग पार्ट इन रोमन, नो कॉमा, नो प्रेसिडिंग पंक्चुएशन, ठीक है। रोमन में अगर है तो उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता था, ठीक है। फिलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रेसिडेड बाय फुल पॉइंट, ठीक है। अब ये $H डाला है तो उसका मतलब क्या होता था, फिलिंग पार्ट इन इटैलिक, जो पार्ट फिलिंग पार्ट जो था वो इटैलिक में होता था और उससे उसको उसके उसका जो सिंबल था वो था फुल पॉइंट यानी फुल स्टॉप, ठीक है। और अगर $I लिखा है दैट मीन्स कि फिलिंग पार्ट इन इटैलिक्स, नो प्रीसीडिंग पंक्चुएशन, यानी कोई और उसके साथ पंक्चुएशन नहीं होता था। तो ये क्या थे, ये सारे कोड्स थे, इन कोड्स के यूज करने पे इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट होती थी।
ठीक है। यहाँ पे जैसे $E है, तो यहाँ पे नॉन फिलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रेसिडेड बाय कॉमा। ठीक है, तो अगर ये वाला $E डाला हुआ है कोड, तो वो जो टर्म है नॉन वो इटैलिक में क्रिएट होगा, और उसमें जो पंक्चुएशन मार्क होगा वो कौन सा होगा, कॉमा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये इंस्ट्रक्शंस थे, इन कोड्स पे इंफॉर्मेशन जनरेट होती थी। और इसका जो स्ट्रक्चर था प्रेसिस का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता था प्रेसिस का, वहाँ पे 3 तरह के टर्म्स थे। ठीक है, द एंट्री स्ट्रक्चर प्रेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल डिस्प्ले रेदर देन 1 डायमेंशनल डिस्प्ले। ठीक है, यानी तो 2 तरह से इंफॉर्मेशन को वहाँ पे शो किया जाता था। वी हैव बीन ए कस्टम टू, ठीक है, यानी हम इससे पहले की जो भी स्कीम थी वो 1 डायमेंशनल डिस्प्ले वाली स्कीम थी, लेकिन ये जो स्कीम थी वो 2 डायमेंशनल डिस्प्ले वाली स्कीम थी। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग ऑन वन लाइन, they are there so that only one relationship which could be shown was that following or preceding. Precise user used two line 3 part entry structure as follows। ठीक है, जहाँ पे एक लीड होता था, एक क्वालिफायर होता था, और डिस्प्ले होता था, यानी जो दिखाई दे रहा था आपको यूजर को। लीड इज ऑक्यूपाइड बाय द अप्रोच टर्म। लीड में कौन सा टर्म हमेशा होता था, वो अप्रोच टर्म होता था, which is the filling word and is ordered as the user access in the index। ठीक है, और ये फिलिंग वर्ड था जिससे यूजर इंडेक्स के अंदर कोई भी एंट्री को सर्च कर सकता था। और उसके बाद जो सेकंड टर्म था वो था क्वालिफायर। क्वालिफायर पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द टर्म दैट सेट्स द लीड इनटू वाइडर कॉन्टेक्स्ट, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, क्वालिफायर क्या करता था, उस चीज को क्लियर करता था, या उस चीज को क्या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता था, किसके, लीड टर्म को। ठीक है, टुगेदर द लीड टर्म एंड क्वालिफायर कोरस्पॉन्डेंस टू द हेडिंग term in the heading set down in narrower to wider context. When the first term of the input string appears to the in the lead position, the qualifier position is usually kept blank। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म जो था, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, पहला जो इनपुट स्ट्रिंग का जो पहला शब्द होता था, अगर वो लीड पोजीशन में है तो क्वालिफायर क्या होता था, ब्लैंक हो जाता था, खाली हो जाता था। ठीक है, देन थर्ड है डिस्प्ले। डिस्प्ले पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय दोज एडिशनल सेट ऑफ क्वालिफाइंग टर्म ऑफ द प्रीसीज स्ट्रिंग which rely upon the heading of their context। When the last term of input string appears in the lead position, the display becomes empty। ठीक है, अब जो इनपुट स्ट्रिंग का अगर लास्ट टर्म जो था वो जब क्या लीड टर्म बन जाता था, तो डिस्प्ले क्या हो जाता था, एम्प्टी हो जाता था। अब इसकी स्टेप्स क्या क्या थी, ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ फॉलोइंग सेट ऑफ टाइटल फॉर ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिफरेंट स्टेप ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग अकॉर्डिंग टू प्रेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, टाइटल क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस क्या है, इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ थॉट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग द सब्जेक्ट स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल है अगर टाइटल, तो उसको वो जब एनालाइज किया गया तो ये सोचा गया कि उस डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है। तो यानी अलग अलग जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है वो कैसी वर्क कर रही है, उसमें क्या क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी, उसके बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल।
उसके बाद अब इसकी इनपुट स्ट्रिंग प्रोवाइड क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है। इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटस और रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, term denoting key concept in term of the role operator of precise and assigning appropriate operator to prepare an input string. The stages of the preparation of input strings are furnished as below। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप थी वो थी इनपुट स्ट्रिंग को प्रिपेयर करना। और यहाँ पे आपको जो रोल ऑपरेटर्स थे या आपका जो टाइटल है उसके अंदर हर कंपोनेंट या की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको आपको समझना होगा और उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, ताकि आप उसको पर्टिकुलर या जो उसके सबसे उपयुक्त रोल ऑपरेटर है उसके साथ आप उसको ऐड कर सकें। For understanding the stage of preparation of inputs, students are required to consult the schema of role operators and codes furnished। अच्छा, जो ऊपर हमने कोड्स या कोड्स और ये सब चीज़ें पढ़ी है उसको आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। तो इस एक्शन जो इसकी स्टेप्स है, तो इस स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफाइंग एन एक्शन। ठीक है, अब एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट में एक्शन जो था वो था मेजरमेंट। ठीक है, वो एक एक्शन है, तो वो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक्शन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट इन द टर्म। ठीक है, वेदर ट्रांजिटिव एक्शन और intransitive एक्शन। मेजरमेंट इज क्लियरली इज ट्रांजिटिव एक्शन सिंस इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो मेजरमेंट था वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ये किस तरह की एक्शन थी, ये ट्रांजिटिव एक्शन थी। जो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन इज कंसिडर्ड इन द की टर्म एंड इज कोडेड बाय द ऑपरेटर 1। ठीक है, तो यानी जो मेजरमेंट था उसके लिए आपने कौन सा कोड यूज किया, दैट इज 1। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज द इट इज द परफॉर्मेंस विच इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजरमेंट हम कर रहे थे, मेजरमेंट किस चीज का कर रहे थे, दैट इज हम मेजरमेंट कर रहे थे परफॉर्मेंस का। ठीक है, विच इज बीइंग मेजर्ड, सो इनपुट स्ट्रिंग वुड नाउ अपीयर इन द फॉर्म 1 परफॉर्मेंस। देन आपको उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इफ रिलेटेड एज प्रॉपर्टी और whole to part। in this example performance is property of university libraries। ठीक है, जो परफॉर्मेंस किस चीज की हम ढूंढ मेजर कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस जो थी वो थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की, एंड ये लाइब्रेरी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। एज अ रिजल्ट वी विल गेट फॉलोइंग इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में मेजर होता है यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी उसका पार्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो होगा यूनिवर्सिटीज, पी यानी उसका जो परफॉर्मेंस जो होगा वो है लाइब्रेरीज एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो थी वो थी लाइब्रेरी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो लाइब्रेरीज है वो पार्ट है यूनिवर्सिटीज का, और प्रॉपर्टीज जो है उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, लाइब्रेरीज की प्रॉपर्टी। देन सेकंड यहाँ पे जो था वो था मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म बन गया वो बन गया मेजरमेंट। द रिमेनिंग टर्म वेस्ट बंगाल सिग्निफाइज द एनवायरमेंट। अब वेस्ट बंगाल है वो किसी जगह को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए क्या बन गया, सिग्निफाइंग द एनवायरमेंट विच इज द होल थिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रोल ऑपरेटर 0 is to be prefixed to the concept and resulting input string will be 0 is West Bengal, 1 is university, उसका जो पार्ट है वो लाइब्रेरीज, प्रॉपर्टी है परफॉर्मेंस, एंड सेकंड इज मेजरमेंट। ठीक है,
मेजरमेंट के, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे 1 0 1 एंड 2, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गए। अब देखिए रोल ऑपरेटर से थोड़ा मैच करते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो क्या था, लोकेशन था। अब यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट कौन सा बना, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और टू कौन सा बना, एक्शन, है ना। एक्शन क्या था, मेजरमेंट। और की सिस्टम क्या था, यूनिवर्सिटीज। और उसके जो पार्ट था वो था लाइब्रेरीज एंड जो उसका प्रॉपर्टी थी वो थी परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, नोट्स है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देन विल गो टू थर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पार्ट 2 यानी सेकेंड स्टेप जो थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, एनालिसिस के बाद प्रिपरेशन ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई, ये इनपुट स्ट्रिंग्स क्रिएट हो गई। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद जनरेशन ऑफ इंडेक्स एंट्री। ठीक है, अब इन इनपुट स्ट्रिंग को अगर वहाँ कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, ठीक है, उनके रोल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, जहाँ पे रोल ऑपरेटर कंप्यूटर के अंदर ही होंगे, जिस तरह से मार्क में होता है ना, सारे कोड्स होते हैं। ठीक है, उसके सामने हमें क्या करना होता है, टर्म्स डालना होता है। तो वैसे ही उसमें था, इसमें प्रीसीज में है। तो रोल ऑपरेटर ऑलरेडी कंप्यूटर में होते हैं, उसके साथ में हमने हमें उन्हें टर्म ऐड करना होता है। या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में पहले से ऐड ना हो, तो फिर प्रोग्राम उसमें जो इंडेक्सर है उसे भी हो सकता है कि ये मेहनत करनी पड़े। ठीक है, देन थर्ड था जनरेशन ऑफ इंडेक्स एंट्री। द फर्स्ट इंडेक्स एंट्री विल बी जनरेटेड बाय द कंप्यूटर by pushing the first term of the input string into the lead position and keeping the remaining terms as display position. As soon as any term goes to the lead position, the printed in bold typeface. ठीक है, तो यानी एक एक करके ये क्या करता था, उसमें जितने भी टर्म्स होते थे उनको लीड टर्म्स में ले आता था, और बाकी के जो टर्म्स थे उनको क्या करता था, डिस्प्ले पोजीशन में रखता था। ठीक है, और जो टर्म डिस्प्ले पोजीशन में लीड टर्म में होता था वो कैसा होता था, बोल्ड में होता था। ठीक है, बोल्ड बोल्ड टाइप फेस में होता था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, जो भी टर्म लीड टर्म में आता था वो डिस्प्ले से गायब हो जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल को क्या किया, लीड टर्म बनाया, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल गायब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी को जैसे ही यहाँ पे लीड टर्म बनाया तो यहाँ पे से यूनिवर्सिटी हट गया। ठीक है, तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई टर्म लीड टर्म बनता था तो वो क्वालिफायर से या फिर डिस्प्ले से रिमूव हो जाता था। ठीक है, डिसअपियर हो जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 और ये 5 टर्म्स हैं। तो 5 टर्म्स की कितनी एंट्री बन गई, 1 2 3 4 और 5, यानी हर टर्म जो इसमें होता था उस टर्म से क्या क्रिएट हो जाती थी, एक एंट्री क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज कहाँ की थी, वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इसलिए ये लीड टर्म हुआ। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया। ठीक है, ये क्वालिफायर और ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो तीन तीन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे, यूनिवर्सिटीज, दैट इज लीड टर्म, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे लीड टर्म, क्वालिफायर्स एंड डिस्प्ले तीनों हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से लीड टर्म चेंज हो गया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के साथ वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है, जो दूसरे जो डिस्प्ले के टर्म थे वो यहाँ पे क्या बन गए, क्वालिफायर बन गए, और जैसे ये क्वालिफायर बने डिस्प्ले से ये गायब हो गए। ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पे लीड टर्म बना, तो परफॉर्मेंस किसकी, परफॉर्मेंस लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी का है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और कहाँ की है वो
वेस्ट बंगाल की है और उसको क्या करना है, उस परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, तो यानी इस तरह से रीड किया जाता था, इसको आप नेचुरल लैंग्वेज की तरह उसको रीड कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उसके बाद जो सिंबल है वो यहाँ पे सभी जगह डॉट डॉट दे रखा है, पर शायद ये चेंज होना चाहिए एज पर द रूल्स। ठीक है, शायद लाइब्रेरीज है तो डॉट आएगा, या वेस्ट बंगाल कॉमा वेस्ट बंगाल, शायद इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्या हो गई, इंडेक्स एंट्रीज, ये सारी इंडेक्स एंट्री क्रिएट होती थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे, थर्ड स्टेप पे। देन फोर्थ स्टेप इज जनरेशन ऑफ सपोर्टिंग सब रेफरेंस एंट्रीज। ठीक है, generation of supporting reference entries, C and so C also references are generated from semantically related term taken from a machine held thesaurus। ठीक है, अब इसमें अगर कोई टर्म ऐसा है तो जिसको जो लीड टर्म जो यानी प्रिफर्ड टर्म रखा गया है या फिर उसके कोई रिलेटेड टर्म है, तो उसकी थिसरस में से सी एंड सी ऑल्सो एंट्री भी बन जाती है। देन अल्फाबेटिकलाइजेशन, अब जितनी भी एंट्री बनी है, so all the entries generated by the process as stated above are arranged alphabetically by heading। ठीक है, under the common heading displays are organized alphabetically। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एंट्रीज बनी वो सारी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो जाएगी। ठीक है, देन फॉर्मेट ऑफ प्रीसीज इंडेक्स, अब प्रीसीज का जो इंडेक्स होता था उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी। ठीक है, इंडेक्स एंट्रीज आर in precis are generally basically generated in three format। First is standard format, second inverted format, and third is predicted for transformation। Standard format में क्या होता था, index entries in the standard format are generated when any of the roll operator 1 0 1 or 2 और its dependent element appeared in the lead। ठीक है, इनमें से कोई भी रोल ऑपरेटर या इनका डिपेंडेंट अगर लीड में है, ठीक है, लीडिंग टर्म में है, तो फिर वो क्या बनाता था, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इंडेक्स एंट्री होती थी। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ इंडेक्स एंट्रीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैड ऑलरेडी बीन डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर सेक्शन 11.3। अच्छा, इससे पहले हमने ऑलरेडी देख ली है। देन सेकेंड इज इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता था, इंडेक्स एंट्रीज आर इन इन्वर्टेड फॉर्म फॉर्मेट आर जनरेटेड whenever a term coded by an operator in the range from 4 to 6। ठीक है, कोई भी जो रोल ऑपरेटर 4 to 6 अगर यूज किए गए हैं, ठीक है, या तो उसके डिपेंडेंट एलिमेंट में उसको यूज किया गया है, ठीक है, और वो अगर लीड टर्म में आ जाते हैं, तो वो जो एंट्रीज होती थी इंडेक्स की, इंडेक्स एंट्रीज जो होती थी वो इन्वर्टेड फॉर्म में आएगी। The rule relating to the generation of index entries with this format is that whenever any of the term coded either 4, 5 or 6, ठीक है, or any of their dependent element operator appear in the lead, the whole input string is read from top to bottom and is written in the display। ठीक है, तो उसका रूल क्या था कि अगर 4, 5 और 6 ये जो इसके अंदर अगर कोई भी टर्म आ रहा है और वो टर्म अगर लीड पोजीशन में आ गया है, तो उसके उसके बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो पूरी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या टॉप से बॉटम रीड करेगी। ठीक है, और उसको डिस्प्ले में रखा जाएगा। हाउएवर इफ द टर्म अपीयर्स इन द लीड इज द लास्ट टर्म ऑफ इनपुट स्ट्रिंग देन इट विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द डिस्प्ले। ठीक है, अगर वो इनपुट उस इनपुट स्ट्रिंग का लास्ट टर्म है तो उसे क्या करेंगे, फिर डिस्प्ले से हटा देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 2 में मैरिज दिया है, 4 इज फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट एंड 6 इज रिपोर्ट। ठीक है, तो यानी एक मैरिजेस को स्टडी कर रहे हैं, किस व्यू पॉइंट से, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं, और उसकी और वो क्या है, वो एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब इसकी अगर रिपोर्ट इसकी इंडेक्स एंट्री बनानी है तो वो कैसे बनेगी, फर्स्ट इस तरह से बनेगी, फर्स्ट मैरिज अगर लीड में आया तो मैरिज
फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अब फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट अगर आ रहा है तो फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट, ठीक है, मैरिज, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अब रिपोर्ट्स, अगर रिपोर्ट्स देखिए लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो अगर लास्ट जो इनपुट स्ट्रिंग का अगर लास्ट टर्म लीड पॉइंट बन रहा है तो वो डिस्प्ले से हट जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट, दैट इज रिपोर्ट, उसकी मैरिज एंड फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट। ठीक है, रिपोर्ट है लेकिन किस पे है, मैरिज पे है, और उसके जो फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट है उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनी हुई है। Then third is predicted transformation. When an entry is generated under the term coded 3 is immediately followed a term coded either by 2 or S or T, each of which introduce an action of one or another kind. The predicted transformation takes place. An input string of this kind is shown as below. ठीक है, तो अगर कोई अगर एंट्री इस तरह से बनाई है कि वो टर्म थ्री, ठीक है, और टू, और उसका जो सब पार्ट है एस और टी उसका यूज किया गया है वहां पे, उन कोड्स का यूज किया गया है। ठीक है, इन कोड्स का, तो ये क्या प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज बाय आर्किटेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग्स क्या क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। ठीक है, एंड टू इज, वन इज लाइब्रेरीज, टू इज प्लानिंग, और यहाँ पे $V इज बाय, $W ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई गई, एक्शन कौन ले रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट कर रहे हैं, थ्री इज आर्किटेक्ट। In order to bring expressiveness in the resulting index entry, the connective codes V and W, see schema of codes, are attached to the action concept and it results in a compound phrase. The rule relating to the generation of index entry with this format is when the term coded 3 goes to the lead, the computer checks the operator assigned to the next preceding term. If the operator is 2 or S or T, the term coded with any of these operator will be accompanied by the code $W for the upward reading. Connective are printed in the display position instead of qualifiers position. Accordingly, the index entry of the aforesaid input string will be libraries planning by architect। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिया गया था, ठीक है, $W लिया गया था ऑफ और $V लिया गया था बाय, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, बाय लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग अगर लिया गया है 3, ठीक है, प्लानिंग इज 2, ओके, प्लानिंग लिया गया है, तो प्लानिंग के बाद प्लानिंग किसकी, तो यानी 1 जो था लाइब्रेरीज वो यहाँ पे क्वालिफायर बन गया है। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरीज को ही अगर यानी $1 को अगर यहाँ पे लीड टर्म रखा है, ठीक है, तो जो $2 है, और वो यहाँ पे दो कोड दिया कि अगर ये लीड टर्म आ रहा है डिस्प्ले में तो यहाँ पे $V आएगा तो बाय आएगा, $W आएगा तो ऑफ आएगा। ठीक है, तो अगर ये लीड टर्म आया और ये फर्स्ट टर्म आया तो यहाँ पे क्या $W आएगा, और ये लीड टर्म है और ये उसके बाद है लाइब्रेरीज के बाद, तो फिर यहाँ पे बाय आएगा। प्लानिंग बाय आर्किटेक्ट या प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ सॉरी आर्किटेक्ट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज, सॉरी, बाय आर्किटेक्ट, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज बाय आर्किटेक्ट, इस तरह से। ठीक है, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज बाय आर्किटेक्ट। ठीक है, देन अगर आर्किटेक्ट ही ऊपर आ गया तो आर्किटेक्ट क्या कर रहे हैं, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ कोड्स थे, कोड के अकॉर्डिंग इसको
यूज किया गया है। ठीक है, कोड ऑटोमेटिकली सेट कर देते थे टर्म्स को। ठीक है, और उनको फिर अरेंज किया जाता था अल्फाबेटिकल एंट्रीज में। तो ये आपका इतना प्रिसीज है। प्रिसीज आ गया समझ में आपको? थोड़ा कंप्यूटराइज्ड है इसलिए कोड्स हैं यहाँ पे, और कोड्स शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल को अगर समझेंगे और कोड्स को साथ में रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें हम आराम से इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, जो कंप्यूटर जो कोडिंग पार्ट्स है उसमें जितना समझ में आ रहा है उतना आप लिखिए। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और केवल एक जैसे प्रीसीज एंड पॉप्सीज, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर प्री कोऑर्डिनेट आया कि क्वेश्चन अगर समझिए बना कि एक्सप्लेन प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड राइट नोट्स ऑन प्रीसीज एंड पॉप्सी, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, चेन इंडेक्सिंग भी आ सकता है। केसर्स ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन प्रीसीज एंड पॉप्सी इम्पोर्टेंट है प्री कोऑर्डिनेट में। चेन इंडेक्सिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, लेकिन अगर प्रीसीज एंड पॉप्सी दोनों आया तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना होगा, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं होगी। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज पॉप्सी। All pre-coordinate indexing models are entirely based on the method of facet analysis. Ranganathan pointed out in a paper entitled Subject Heading of Facet Analysis that facet analysis does not depend entirely on notational scheme of classification. ठीक है, तो रंगानाथन ने एक स्कीम में ये कहा था कि उनके एक पेपर में ये कहा था कि फेसेटेड की एनालिसिस जो होती है वो पूरी तरह से क्लासिफिकेशन के नोटेशन पर डिपेंड नहीं करती है। द रूल ऑफ चेन प्रोसीजर ही सेड कैन बी सो फ्रेम्ड as to implement any kind of decision about the sort first heading and other successive heading in conformity with the principle of local variations. Since then, continuous research on this new line of thinking was going on at Documentation Research and Training Center, that is DRTC. ठीक है, तो रंगानाथन ने कहा था कि जो चेन प्रोसीजन के जो रूल्स हैं, ठीक है, तो उस रूल्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो शॉर्ट टर्म्स हैं उसको पहले ढूंढो और उसके बाद उसके सक्सेसिव हेडिंग को ढूंढते रहो, लेकिन आप यहाँ पे इस चेन प्रोसीजर को जो लोकल वेरिएशंस के जो रूल्स हैं उसको भी ध्यान में रख के यूज कर सकते हो। ठीक है, लोकल वेरिएशन मतलब आप कुछ वेरिएशंस उसमें लोकल लेवल पर ला सकते हो, या जो लोकल एरियाज हैं या लोकालिटी है उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस भी दे सकते हो वहाँ पे। A number of papers on postulate based permutation subject indexing, that is POPSI, postulate based permutate subject indexing। ठीक है, ये POPSI का एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म। बेस्ड ऑन रंगानाथन जनरल थियरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन केम आउट। ठीक है, तो उनके जो रंगानाथन की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की थियरी थी उसके ऊपर पॉप्सी बना है। ठीक है, और इनको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, इन्हें एक्सप्लेन किया था डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य। फर्स्ट एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस विथ एन एक्सटेंसिव theoretical background which ultimately led to the development of newer version of POPSI, forming the part of general theory of subject indexing languages। ठीक है, Bhattacharya developed the POPSI through logical interpretation of the deep structure of subject indexing language। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने सब क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस को उन्होंने पढ़ा,
और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने पॉप्सी को डेवलप किया. पॉप्सी ड्रू attention to the helpfulness of adopting a suitable device for ensuring an optimal effective organizing inform classification through alphabeticalization of verbal subject preposition. ठीक है, तो ये क्या करती थी पॉप्सी जो थी वो क्लासिफिकेशन स्कीम को अल्फा क्लासिफिकेशन स्कीम के जो टर्म्स थे उसको जो आइडेंटिफाई किया जाता था उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करने में हेल्पफुल करती थी और उस वो यूजफुल टर्म्स को भी आइडेंटिफाई उसमें किया जाता था. इट प्रिस्क्राइब्स द यूज ऑफ एपार्टस वर्ड such as preposition, conjunctions, principal, etc. as and when necessary to communicate the exact meaning of the subject preposition. इस स्कीम में प्रीपोजिशन को भी यूज किया गया, पार्टिसिपल्स को भी यूज किया गया, कॉन्जक्शंस को भी यूज किया गया था अगर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में इनकी जरूरत हो तब. These words are input in parenthesis and they are ignored in alphabetical. ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स थे इनको पैरेंथेसिस में रखा जाता था और जब अल्फाबेटिकलाइजेशन किया जाता था तो इन वर्ड्स को क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, इनको काउंट नहीं किया जाता था. Since the POPSI index of all verbal entries, filing them in one alphabetical sequence in uniparate index is made easy. ठीक है, इनको एक ही लाइन में रखा गया, ठीक है, अल्फाबेटिकलाइजेशन किया गया जिससे इनको एक यूनिफॉर्म इसका इंडेक्स बन गया. अब इसके अंदर कुछ मेजर कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, चेन में उसकी पूरी थॉट प्रोसेस किस तरह की थी. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो उसका कॉन्सेप्ट था वो था डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, DSSIL. DSSIL is the logic abstraction of the surface structure of outstanding SIL subject indexing languages like Cutters, Dewey, Kessler, and Ranganathan. According to the general theory of subject indexing language, the structure of specific subject indexing language has been assumed to be surface structure of deep structure of subject indexing language. ठीक है, तो ये माना गया कि जो सरफेस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज का जो है वो क्या था, स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंडेक्शन था. ठीक है, उसी को सरफेस स्ट्रक्चर भी माना गया. It appears from the above diagram that any specific subject may belong to any one of the following elementary categories, that is D, E, A, P. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, D, E, A, P. ठीक है, अब D कहाँ से जुड़ा, D E से जुड़ा हुआ होता है या A से जुड़ा हुआ होता है, और जो P है वो A से जुड़ा, वो भी A या P से जुड़ा होता था. दो कॉन्सेप्ट होते थे D एंड P जो E या फिर A से जुड़े हुए होते थे. ठीक है, तो D यहाँ पे क्या होता, D इज डिसिप्लिन. ठीक है, डिसिप्लिन क्या था, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता था वो डिसिप्लिन हुआ. ठीक है, और ई क्या था, ई रिफर्स टू एलिमेंट्री कैटेगरी, इंक्लूड्स मैनिफेस्टेशंस हैविंग perceptual correlates or only conceptual existence as concentrated with their properties and actions performed by them or on them. ठीक है, यानी जो ई जो था, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैटेगरी, एक एलिमेंट्री कैटेगरी को बिलोंग करता था या उसको रिफर करता था, जो क्या करता था, दैट इंक्लूड्स मैनिफेस्टेशंस हैविंग परसेप्चुअल कोरिलेटनेस. ठीक है, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ वो जुड़ा हुआ होता था. ठीक है,
देन एक्शन। अब एक्शन एक यानी कौन सी मैनिफेस्टेशन थी, वो डूइंग की मैनिफेस्टेशन थी, जहां पे ये आभास होता था कि कुछ काम या कोई एक्शन चल रही है। ठीक है। देन प्रॉपर्टीज था। ठीक है, पी इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमने हमने कौन सा पढ़ा था, डी पी ए और ई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ऐसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो किसी भी कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स को बताता था। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी, इफेक्ट, पावर, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, यूटिलिटी, फॉर्म, एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या बताता था, एट्रीब्यूट्स को बताता था किसी भी कॉन्सेप्ट के। और एम जो होता था, जो इन सबके साथ में एम एक जुड़ा हुआ होता था जो था मॉडिफायर। और मॉडिफायर रिफर्स टू क्वालिफायर यूज टू मॉडिफाई एनी ऑफ द एलिमेंट्री कैटेगरी DEAP। ठीक है, मॉडिफायर किसी को भी मॉडिफाई कर सकता था। ठीक है, और वो क्या होता था, वो एक क्वालिफायर होता था। इट डिक्रीजेस द एक्सटेंशन एंड इंक्रीजेस द इंटेंशन ऑफ द क्वालिफाइड मैनिफेस्टेशन विदाउट डिस्टर्बिंग its conceptual wholeness. A modifier can modify any one of the elementary categories as well as two or more elementary categories. ठीक है, तो जो modifiers थे वो किसी भी जो हमने चार कैटेगरी ऊपर पढ़ी, उन चार में से किसी भी कैटेगरी को मॉडिफाई कर सकता था। ठीक है, अब मॉडिफायर कैसे, कितने दो तरह के मॉडिफायर्स थे। ठीक है, फर्स्ट था स्पेस। ठीक है, दैट इज कॉमन मॉडिफायर, दे रिफर्स टू स्पेस। ठीक है, जैसे लाइब्रेरीज इन इंडिया। अब लाइब्रेरीज है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को मॉडिफायर क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, दैट इज इन इंडिया। ठीक है, दूसरा कॉमन मॉडिफायर कौन था, टाइम था। ठीक है, अब टाइम यानी लाइब्रेरीज इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। लाइब्रेरीज भी है, इंडिया भी है, लेकिन वो 19th सेंचुरी की है। ठीक है, और टाइम क्या, एनवायरमेंट। ठीक है, एंड फॉर्म। ठीक है, तो ये चार कितने हो गए, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एंड फॉर्म, फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सारे कौन से मॉडिफायर थे, कॉमन मॉडिफायर्स थे। कॉमन मॉडिफायर्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मॉडिफाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री कैटेगरीज। ठीक है, जब ये मॉडिफायर जो थे, अगर किसी भी टर्म को वो मॉडिफाई कर सकते थे, मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो था वो लिमिट कर सकते थे या फिर स्पेसिफाई कर सकते थे। देन सेकेंड था, पहला था कॉमन और दूसरा कौन सा है, स्पेशल मॉडिफायर। अ स्पेशल मॉडिफायर इज यूज्ड टू मॉडिफाई ओनली वन ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरीज। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉमन मॉडिफायर जो थे वो चारों फंडामेंटल या चारों जो एलिमेंट्री कैटेगरी थी उन सबको चेंज कर सकते थे, लेकिन जो स्पेशल मॉडिफायर हैं वो उनमें से किसी एक को ही चेंज कर सकता था। ठीक है, इट मे बी डिसिप्लिन बेस्ड और एंटिटी बेस्ड और प्रॉपर्टी बेस्ड और एक्शन बेस्ड। स्पेशल मॉडिफायर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप। ठीक है, स्पेशल मॉडिफायर भी दो तरह के होते थे। फर्स्ट, दोज हु रिक्वायर अ फ्रेज और ऑक्सिलरी वर्ड to be inserted between the term and thus forming a complex form। ठीक है, जैसे कि कैटलॉगिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजिंग है ये क्या हो गया, यहाँ पे मॉडिफायर हो गया। ठीक है, दूसरा था यूजिंग दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑक्सिलरी वर्ड और फ्रेज। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे जैसे यूजिंग की यूज किया गया। ठीक है, मॉडिफायर से पहले इसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी ऑक्सिलरी वर्ड या फ्रेज की ज़रूरत नहीं होती थी, इंसर्टेड इन बिटवीन द टर्म बट ऑटोमेटिकली फॉर्म एन एक्सेप्टेबल कंपाउंड टर्म डिनोटिंग स्पीसीज और टाइम। केमिकल इन केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आ गया केमिकल ट्रीटमेंट, तो केमिकल यहाँ पे क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल और ट्रीटमेंट के बीच में किसी भी ऑक्सिलरी टर्म की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फ्रेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडिफायर है वो है कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ और जो
एलिमेंट्री एलिमेंट है वो क्या है, कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग को मॉडिफाई कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे बीच में एक फ्रेज की जरूरत पड़ी, कैटलॉगिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई भी फ्रेज या ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ड है, वो नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह के ये मॉडिफायर्स थे। और स्पेशल जो मॉडिफायर हैं ये किसी भी एक टर्म के साथ या एक एलिमेंट के साथ यूज हो सकते हैं। और जो कॉमन मॉडिफायर्स हैं, स्पेस, टाइम, एनवायरमेंट, ठीक है, फॉर्म, ये किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ सकते थे। Then organizing classification and associative classification. According to general theory of subject indexing language, classification is a combination of organizing classification and associative classification. In other words, an indexing language is a combination of both organizing classification and associative classification. ठीक है। तो जैसे क्लासिफिकेशन के अंदर एसोसिएटिव और क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन और एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन दोनों ही होता है, वैसे ही इंडेक्सिंग के अंदर भी ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन दोनों तरह की चीज़ें, उस दोनों कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं। द टास्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन आर कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर ऑर्गेनाइजिंग हायरार्की, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट की कैटेगराइजेशन किया जाता है और उनकी हायरार्की को तय किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन जीनस, स्पेसीज, होल पार्ट एंड इंटरफेशर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर जहाँ पे कंपाउंड टर्म्स होते थे, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स जहाँ हो जाते थे और जो कॉन्सेप्ट को क्या कर देते, कॉम्प्लेक्स कर देते थे, तो वो किस तरह के बेस्ड होते थे, वो जीनस स्पीसीज फॉर्म में होते थे, होल पार्ट फॉर्म में होते थे, या फिर किसी और तरह की इंटरफेसेट रिलेशनशिप में होते थे। Here classification is used to distinguish rank each subject from all the subjects with reference to its coordinate, superordinate, subordinate and collateral relationship, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या करता था, यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप देखता था, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कौन है, सुपर ऑर्डिनेट कौन है, सब ऑर्डिनेट कौन है, कोलेट्रल कौन सा है, ठीक है। तो ये सभी तरह की रिलेशनशिप क्या होती थी, क्लासिफिकेशन में उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज a hierarchy. In associative classification, a subject is distinguished from other subject based on the reference of how it is associated with the other subject without reference to its कॉस्को रिलेशनशिप, ठीक है। ये कॉस्को का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट, सुपरऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोलेट्रल, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को छोड़ के इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। द रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन में जो इंडेक्स होता है वो कैसा होता था, रिलेटिव होता था, यानी एक सब्जेक्ट होता था और उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरे सब्जेक्ट होते थे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। फर्स्ट इज बेस एंड कोर, ठीक है। जैसे बेस एंड कोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ constructing compound subject heading when the purpose is to bring together all the major portion of information relating to a particular manifestation or manifestation of a particular elementary category. The manifestation or category is base, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कब होता था, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का मैनिफेस्टेशन या उससे रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट को दिखाया जाना है, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता था, यहाँ पे बेस हो जाता था। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, एनी ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी डिसाइडेड टू बी द बेस डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस इन हैंड, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे
एक बेस बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के पर्पस को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डॉक्यूमेंट ऑन आई कैंसर, आई इज द बेस सब्जेक्ट इन एन आई हॉस्पिटल लाइब्रेरी, ठीक है। अब एक बुक है जो आई कैंसर पे है। अब आई कैंसर की अगर बुक है तो आई हॉस्पिटल में जो आई है, ठीक है, आंखें हैं, वो बेस होगा। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में क्या बेस हो जाएगा? कैंसर बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो जगह जगह के साथ अपने बेस को चेंज कर सकता है। When the purpose is to bring together with a recognized base all the major portion of the information pertaining to one or more elementary categories, the category or categories concerned with the is the core of the concerned base, ठीक है। तो जो कैटेगरी जो दूसरी होती थी, वो जो बेस है उसके साथ वो जुड़ी हुई होती थी, वो उसका एक कोर की तरह वर्क करती थी, यानी उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता था, ठीक है। कोर लाइज विद इन द बेस, ठीक है, बेस के साथ ही वो कोर भी उसका होता था। एंड विच वन विल बी द बेस और कोर डिपेंड अपॉन द कलेक्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी। अब यहाँ भी जो था उसमें कोर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, वो फिर से डिपेंड करता था कि जो लाइब्रेरी थी या जो लाइब्रेरी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन डीडीसी medicine is the base and the human body is and its organ constitute the core of the base, ठीक है। तो यहाँ अगर डीडीसी की बात की जाए तो डीडीसी में मेडिसिन को बेस में रखा गया और ह्यूमन बॉडी या उसके ऑर्गन्स, ठीक है, या अदर डिसीजेस वो उसके कोर में आ गया है। अब इसके जो पॉप्सी है उसका फीचर क्या है? फ्रॉम दी operational point of view, salient feature of the POPSI may be grouped under three components. First is analysis, second is synthesis, and third is permutation. The work of analysis and synthesis is primarily based on postulate associated with the deep structure of subject indexing language for generating, organizing, classification. The task of analysis and synthesis is largely guided by the following POPSI table. The work of permutation is based on cyclic permutation of each term of approach, either individually or in association with other terms, for generating associative classification effect in alphabetical arrangement, ठीक है। तो एनालिसिस और सिंथेसिस से क्या किया जाता था वहां पे उसका जो स्ट्रक्चर है इंडेक्सिंग का वो क्रिएट किया जाता था। और जो थर्ड था परम्यूटेशन, वो परम्यूटेशन क्या करता था, जितने भी उसके अंदर टर्म्स हैं उसके बेस पे वो उस नंबर ऑफ एंट्रीज क्रिएट करता था, कितनी एंट्रीज उसमें क्रिएट हो सकती है। सिंटेक्स का इसमें कुछ रोल था। द बेसिक रूल ऑफ सिंटेक्स एसोसिएटेड विद पॉप्सी आर discipline is followed by entity both modify and unmodified, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो था वो एंटिटी के बाद आता था, ठीक है। डिसिप्लिन इज फॉलोड बाय एंटिटी बोथ मॉडिफाइड एंड, चाहे वो मॉडिफाइड हो या अनमॉडिफाइड हो। प्रॉपर्टीज फॉलोज इमीडिएटली द मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन टू विच इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी उस मैनिफेस्टेशन के बाद में आता था जिसका वो रोल, उसकी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी वो उस एलिमेंट या उस मैनिफेस्टेशन के बाद में वो प्रॉपर्टी आती थी। एक्शन फॉलोज इमीडिएटली द मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन टू विच इट इज एन एक्शन। तो जिस एलिमेंट की एक्शन थी तो एक्शन बाद में उसके बाद में आती थी, ठीक है। अ प्रॉपर्टी कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। एन एक्शन कैन हैव इट्स ओन एक्शन, एक एक्शन की भी एक्शन हो सकती है। अ स्पीसीज और टाइप फॉलोड इमीडिएटली द मैनिफेस्टेशन, यानी जिस चीज का वो प्रकार था तो जो है ना होल था या उसका वो टाइप था तो होल पहले आएगा और पार्ट या उसका टाइप जो है वो बाद में आएगा। जीनस पहले आएगा उसके बाद स्पीसीज आएगा।
पार्ट फॉलोज इमीडिएटली द मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन टू विच इट इज अ पार्ट। ठीक है, तो जिस चीज का पार्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का वो पार्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले आएगा और उसके बाद इसका पार्ट आएगा। A modifier follows immediately the manifestation in relation to which it is a modifier। modifier कब आएगा? modifier तब आएगा उस कॉन्सेप्ट के बाद आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे following POPSI table like role operator in precis, it is used to in sequencing the component term for formulating subject heading। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में फॉर्म आता था, 1 इज जनरल ट्रीटमेंट, 2 इज फेज रिलेशनशिप। ठीक है, अब फेज रिलेशन भी 5 तरह के थे, 7 तरह के हो गए। ठीक है, 7 तरह के फेज रिलेशन थे। ठीक है, जनरल होता था, बायस होता था, कंपैरिजन, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, एप्लीकेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो ये क्या थे? फेज रिलेशन थे। देन कॉमन मॉडिफायर, कॉमन मॉडिफायर में टाइम, एनवायरमेंट एंड प्लेस। ठीक है, 6 is entity and 7 is discipline। then 1 फिर एक्शन होता था, then पार्ट। अब पार्ट में भी इसका कुछ स्पेसिएटर होते थे या फिर कुछ मॉडिफायर हैं, तो उसके बाद में सारे आते थे। ठीक है, नोटेशन .1 and .2 आर प्रेसिडेड बाय द नोटेशन ऑफ द मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन टू विच इट इज एक्शन और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कब आते थे? $1-1.1.2, अगर जिसकी भी ये एक्शन है उसके बाद ये आएगा, अगर ये जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसके बाद ये आएगा। ठीक है, कॉमा पार्ट डॉट स्पेसिएटर और टाइप डैश मॉडिफायर। ठीक है, अगर मॉडिफायर है तो वो डैश के साथ आएगा, अगर वो उसका टाइप है तो डॉट के साथ आएगा, अगर वो पार्ट है तो वो कॉमा के साथ आएगा। ठीक है, जैसे कि पार्ट है, समझिए कि इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर देखिए, एक स्पेशल लाइब्रेरी एक टाइप हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी है लेकिन वो किस तरह की है? स्पेशल। तो लाइब्रेरी फिर डॉट टाइप है तो स्पेशल आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट में लंग कैंसर है। ठीक है, लंग कैंसर, तो लंग आएगा, फिर ये नहीं, टाइप ऑफ कैंसर हो गया। पार्ट, किसी भी चीज का कोई पार्ट है तो उसके अगर सीड है, ठीक है, सीड ऑफ हाँ एग्रीकल्चर, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये पार्ट है तो इसका जो होल होगा वो पहले आएगा, देन पार्ट आएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या कॉमा का यूज होगा। दैट दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइप है किसी चीज का तो वो टाइप से पहले क्या आएगा? डॉट आएगा, और मॉडिफायर है तो वो डैश के साथ आएगा। ठीक है, और अगर एक्शन है तो वो .1 होगा, उसका .2 है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके रिलेशन में है? इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके रिलेशन में ये सारे होंगे। ठीक है, या एंटिटीज हो सकता है या डिसिप्लिन हो सकता है। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स आएंगे तो हम थोड़ा देखेंगे उसको। देन सिमेट्रिक रिलेशनशिप इन POPSI। Semantic relationship in POPSI is controlled by the vocabulary control devices called classrus। A classrus is an elementary category-based facet systematic analysis scheme of hierarchical classification in verbal plane, incorporating all the necessary feature of a conventional information retrieval thesaurus। ठीक है, तो एक क्लासरस करके कुछ ढूंढा था। ठीक है, और वो भी क्लासरस भी क्या था? एक तरह का सब्जेक्ट हेडिंग था, और उसमें जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल थीसरस थे उसके सारे उसमें गुण थे। ठीक है, और क्लासरस को कैटेगरी फैसेटेड कैटेगरी एनालिसिस के बेस पे उसको क्रिएट किया गया था। लाइक एनी फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, a classrus consists of separate schedule for each of the fundamental elementary categories। ठीक है, तो क्लासरस में क्या किया गया था कि हर जो एलिमेंट्री कैटेगरीज थी
उसके ऊपर अलग अलग शेड्यूल बनाया गया था। अगर वो समझिए कि एंटिटी है तो एंटिटी का एक अलग पूरा शेड्यूल बनाया गया जिसमें सारी एंटिटी होती थी। प्रॉपर्टी का एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती थी। एक्शन का शेड्यूल बनाया जिसमें सारी एक्शन होती थी। ठीक है, विथ दियर स्पेसिस और पार्ट एंड मॉडिफायर फॉर ईच। ठीक है, और उसमें अगर किसी का कुछ पार्ट एंड होल एंड पार्ट वाला सिस्टम है तो उसके पार्ट्स भी उसके अंदर आ जाते थे। इन ईच शेड्यूल इट डिस्प्लेस हायरार्किकल रिलेशनशिप अमोंग टर्म्स। ठीक है, तो उसमें ब्रॉडर टू नैरोअर इस तरह से भी उसके अंदर रिलेशनशिप भी बताई गई थी क्लासरस में। क्लासरस also contains separate schedule for common modifier like form, time, place and environment। ठीक है, तो उसके जो कॉमन मॉडिफायर थे उसकी भी अलग से टेबल्स उसमें बनी हुई थी। लाइक एनी थिसोरस each of the term is hierarchic schedule is enriched by synonyms, quasi synonyms etc। ठीक है, तो यानी एक थिसरस की तरह इसके अंदर सिनोनिम्स, क्वासी सिनोनिम्स की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अनलाइक अ थिसरस, अ क्लासरस इज डज नॉट इंक्लूड एसोसिएटिव रिलेटेड टर्म। ठीक है, थिसरस के अंदर रिलेटिव टर्म होते थे लेकिन क्लासरस में रिलेटिव टर्म नहीं होते थे बिकॉज ऑफ इट्स कैटेगरी बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी इसकी जो स्ट्रक्चर की वजह से इसके अंदर रिलेटेड टर्म नहीं होते थे। द implication of faceted structure is that a term is one elementary category has the high chance of being non-hierarchical relationship with other term in another category. The task of showing what is hierarchical related to what, ठीक है, and how they are related is left to the care of indexing procedure based on the information containing on the document itself। ठीक है, तो यानी कौन सी चीज किसका हेरारकी, उसकी जो हेरारकी सेट करने की जो उसका कोई अलग से रूल दिया हुआ नहीं था, लेकिन उसकी हेरारकी आपको कैसे सेट करना है तो वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड था। ठीक है, उसके ऊपर ही छोड़ दिया गया था कि डॉक्यूमेंट को आपको स्टडी कीजिए, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आपको तय करना है कि उसकी हेरारकी क्या होगी। All the document terms associated with the content of the document are brought together under each approach term by permutation, designer of the classrooms, permutation technique of POPSI। ठीक है, तो उसमें जितने भी टर्म्स थे, कंपोनेंट टर्म्स थे, उनको क्या किया जाता था, उनको अप्रोच टर्म बनाया जाता था परम्यूटेशन टेक्निक का यूज करके। It is assumed that RT, that is relative term, should not be dictated beforehand by the designer of the classrooms. Rather, it should be dictated by the content of the document itself। ठीक है, तो रिलेटेड टर्म ये माना गया कि रिलेटेड टर्म जो है वो थिसरस को प्रोवाइड नहीं करना है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट खुद इस जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो खुद ही रिलेटेड टर्म प्रोवाइड करेगा। एनी टर्म मे बी रिलेटेड टू other term depending on the content of the document and hence RT should not be determined beforehand। ठीक है, तो RT को पहले से यानी रिलेटेड टर्म्स को पहले से सोच के नहीं रखना है, बल्कि अगर उसके रिलेटेड टर्म्स वाला कोई डॉक्यूमेंट आता है तब हमें उसे चूज करना होता है। इसलिए क्लासरस में रिलेटेड टर्म्स नहीं होते थे। पॉप्सी में अगर इंडेक्सिंग करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंटेंट एनालिसिस करना होगा। ठीक है, उसके अंदर आपको एलिमेंट्री कैटेगरीज चूज करनी होगी, कौन से टर्म्स उसमें मॉडिफायर्स हैं वो देखने होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी फॉर्मलाइजेशन करना है, जो टर्म्स है उसको आपको अरेंज करना होगा जो सिंटेक्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। उसके अंदर अगर आपको कोई सिनोनिम्स या होमोनियम्स है तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिनोनिम्स है तो उसमें प्रीफर टर्म यूज करना है, और इसके लिए आपको क्या क्लासोरस का यूज करना है। देन मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स आर्गुमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट प्रीपोजिशन बाय interpolating and extrapolating as the case may be for successive superordinate of each manifestation by using standard term with indication of their synonyms if any. Note,
Classrus is a tool to guide operation in step 3 and 4 with assurance of consistency in practice. ठीक है, तो जो स्टेप 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्लासरस का यूज करना है। क्लासरस आपको बताएगा कि यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड टर्म आपको यूज करना है, उस कौन से सिनोनिम्स को आपको छोड़ देना है। Entry for organizing classification. It involves the preparation of entries for organizing classification by inserting appropriate notation for elementary categories. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी elementary categories है वहाँ पे आपको appropriate notation की एंट्री करनी होगी, उसके सब डिवीजन की एंट्री करनी होगी, मॉडिफायर्स की एंट्री करनी होगी। ठीक है, और ये सब एंट्री कैसे करोगे आप, पॉप्सी टेबल का यूज करके करना है। Modulated subject proposition with appropriate notation from POPSI table sorted alphanumerically, which produce organizing classification effect by juxtaposing of entries in alphabetical sequence। ठीक है, फिर उसको जब आप एंट्री प्रोवाइड कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज करेगा। Approach term selection consists of deciding the approach term for generating associate classification effect and controlling synonyms. The selection of approach term may vary one library to other library depending upon the requirement of users। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जब आपके टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोच टर्म को सिलेक्ट करना होगा, और अप्रोच टर्म हर लाइब्रेरी में अलग अलग हो सकता है, depends upon the requirement or type of library. Then preparation of entries of associative classification. It involves the preparation of entries under each approach term by cyclic permutation of sort terms for generating associative classification in effect of alphabetically arrangement। ठीक है, तो अब जितने भी सॉर्ट टर्म आपने सिलेक्ट किए हैं उन सभी सॉर्ट टर्म्स को आपको साइक्लिक मेथड में चेंज कर करके उसकी एंट्रीज क्रिएट करना है। ठीक है, और एंट्रीज को फिर कैसे अरेंज करना है, एंट्रीज को आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल है यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर इंडेक्सिंग ऑफ एजुकेशनल फिल्म इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, टाइटल हो गया। ठीक है, अब ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग किस चीज की है, एजुकेशनल फिल्म की है, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में है, और वो भी कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या हो गया, डिसिप्लिन इज, यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे दिया ही नहीं है। ठीक है, तो डिसिप्लिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होगा। ठीक है, अब उसके अंदर जो एंटिटी है, एंटिटी क्या हो गया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में जो पार्ट है, लाइब्रेरी का जो पार्ट है उसमें क्या हो गया, एजुकेशनल फील्ड, उसका एक तरह का उसका क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ठीक है, और एजुकेशनल फिल्म की ही का ही एक पार्ट हो गया उसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, ए ऑफ पार्ट ई। ठीक है, देन क्या हो गया, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज क्या हो गया, वो फ्रेज हो गया, है ना, यूज इज द एप्लीकेशन फ्रेज रिलेशन। ठीक है, और किस चीज को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, और कॉमन मॉडिफायर इसका को क्या हो गया, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज अ कॉमन मॉडिफायर। अब इसका फॉर्मलाइजेशन किस तरह से करेंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज एंटिटी, एजुकेशनल फिल्म इज पार्ट ऑफ ई, इंडेक्सिंग पार्ट ए पार्ट ऑफ ई। ठीक है, इस ई का पहला पार्ट। ठीक है, और यूज इज एप्लीकेशन, देन इट इज अ फेज। ठीक है, कंप्यूटर इज ई बेस्ड ऑन एस एम। ठीक है, एस एम इज दिस स्पेशल मॉडिफायर, देन इंडिया, इंडिया इज कॉमन मॉडिफायर। ठीक है, देन स्टैंडर्डाइजेशन जो स्टेप 3 था,
It is assumed that all the term in the formalized expression of the subject as shown above are standard term. ठीक है, अब ये माना गया है कि इसके अंदर जितने भी ये टर्म्स हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, एजुकेशनल फिल्म, इंडेक्सिंग, कंप्यूटर, इंडिया, ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड टर्म है, इसमें किसी को भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। देन उसका मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में फिर से आपको जो एप्रोप्रिएट टर्म है वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में बीच में एक और टर्म डाल दिया एकेडमिक लाइब्रेरीज। कौन सी लाइब्रेरीज? एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरी में भी अलग अलग होती है, तो ये एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। ठीक है, अब फिल्म है, अब फिल्म में देखिए, फिल्म को फिर पूरी तरह से क्लियर किया गया। इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स में फिल्म है, और फिल्म में भी एजुकेशनल फिल्म है। ठीक है, और उसकी क्या है, इंडेक्सिंग है। देन कंप्यूटर, फिर इंडिया, इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है, तो यहाँ पे एशिया को लिखा गया। ठीक है, तो ये इसका पूरा मॉड्यूलेशन क्रिएट किया गया। देन एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन क्रिएट करने के लिए उसकी क्या की गई, एंट्री कैसे करेंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, देन लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फिल्म, एजुकेशनल फिल्म। 6.1 इज इंडेक्सिंग। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर ये जो रिसोर्स है इसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, और 2.6 दैट इज यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, और कहाँ पे किया गया, एशिया, इंडिया में। तो ये सारे इसके क्या हो गए, कोडिंग्स हो गई ये सारी जो दी गई है। 6, फिर 0.1, 2 में फिर 0.6, ये सारे क्या हैं, कोडिंग्स हैं। देन इसमें से अप्रोच टर्म्स चूज करना है। तो फॉलोइंग टर्म्स आर सिलेक्टेड एज अप्रोच टर्म। तो लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फिल्म्स, एजुकेशनल फिल्म्स, इंडेक्सिंग, कंप्यूटर्स एंड इंडिया। तो ये सारे जो हैं वो क्या होंगे, अप्रोच टर्म होंगे, जिससे यूजर बुक को सर्च कर सकता है। देन प्रिपरेशन ऑफ एंट्री ऑफ एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, अब उसकी क्या की जाएगी, एंट्रीज प्रिपेयर की जाएगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी के ऊपर एंट्री बनाई, लाइब्रेरीज। ठीक है, तो लाइब्रेरीज पे बनाई, लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरीज, ये पूरा यहाँ पे लिख दिया है। द अबव क्लासिफिकेशन विल हैव टू बी रिपीटेड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब ये जो है वो हर टर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरीज यानी ये वाला लिया, अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, लाइब्रेरीज की जगह एकेडमिक लाइब्रेरीज आएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आएगा, फिर इंफॉर्मेशन रिसोर्स आएगा, फिर फिल्म आएगा, फिर एजुकेशनल फिल्म आएगा। इस तरह से हर टर्म में ये चीज़ें चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है। POPSI specific. The step in POPSI with illustrative example is demonstrated above fall within the purview of POPSI basic. According to Bhattacharya, there is no single absolute version of organizing or associative classification. POPSI trying to find out what is logically basis, basic and amenable to systematic manipulation to meet a specific requirement. The POPSI basic is a product of alphabetical application of GT, general theory of subject indexing language, and is readily amenable to the systematic manipulation to generate purpose oriented specific version known as POPSI specific। यानी ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह से पूरा काम किया जाए, यानी बहुत हार्ड एंड फास्ट पॉप्सी के नहीं है, वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है, और जैसी जैसी ज़रूरतें हैं उसको आप उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हो सकता है कि टर्म्स अलग अलग हो, अप्रोच टर्म हो सकता है कि एक लाइब्रेरी में अलग हो, दूसरी लाइब्रेरी में अलग हो। ठीक है, तो और उसको क्या कहा जाता है, पॉप्सी स्पेसिफिक कहा जाता है। POPSI specific is always derivation from the POPSI basic according to special decision and rules to meet specific requirements at the local level। local level मतलब लोकल वेरिएशन जो है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपनी लोकल लेवल की जो जो जरूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए आप
अपने स्पेसिफिक डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल अवर पर्पस इज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन pertaining educational films in one place, and hence educational film is to be considered as the base. University libraries and indexing are to be considered as modifier and action to be to base respectively. In view of this, we can prepare the following organizing information. Information source film, information say films, लाइब्रेरीज, यहाँ पे इसको मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर यूज किया गया है लाइब्रेरीज को। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इंडेक्सिंग यूजिंग कंप्यूटर इन एशिया और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो टर्म्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, उसकी जो क्वालिटी है यानी मॉडिफायर्स हैं वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी ज़रूरत स्पेसिफिक है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो है प्रेसिज एंड पॉप्सी वो कंप्लीट हो जा रहा है। आई होप कि आपको कुछ इसमें थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है बेस वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।